हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में पढ़े। अमेरिका के प्रतिनिधि, जैसे अमेरिका यहाँ भारत में पार्लियामेंट हाउस है। पार्लियामेंट के ये सांसद के दो सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो उसी प्रकार से अमेरिका में दो सदन, एक प्रतिनिधि सभा और एक सीनेट, तो दोनों को अलग अलग हमने पढ़ा। राष्ट्रपति को भी पढ़ा। आज हम लोग फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और इसका क्या अधिकार है, क्या शक्तियां हैं। और क्वेश्चन भी आता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव अधिकार तथा शक्तियां की व्याख्या कीजिए, या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति पर प्रकाश डालते हुए उसकी शक्तियां और कार्यों की विवेचना कीजिए, या इस मत की समीक्षा कीजिए कि फ्रांस के राष्ट्रपति को अनुपम शक्तियां एवं पद प्रतिष्ठा उपलब्ध है, कैसे है, इस पर हमें व्याख्या करना है। ये जितने भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसमें सारी बातों को हम एक एक करके जान लेंगे, और फिर क्वेश्चन में जो रहेगा, प्रश्न में जो भी रहेगा, जो पूछेगा, हमें उसी को नोट्स में डालना पड़ता है। लेकिन हम पूरा डिटेल से आज हम इसे जानते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो सबसे पहले योग्यता की बात आती है कि राष्ट्रपति के लिए जो है, फ्रांस में राष्ट्रपति के लिए, हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन और फिर भारत, ये सब के लिए कुछ कुछ अलग अलग है। और फिर फ्रांस के देखते हैं कि क्या योग्यता है। फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। और ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति का जो चुनाव है, जिसमें कि योग्यता की बात कही जा रही है, ये तो अमेरिका और ब्रिटेन या फिर भारत से अलग है, क्योंकि यहाँ तो सबसे पहले योग्यता की ही बात होती है। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति के जो है, तो वहाँ पे कोई योग्यता के लिए किसी भी तरह का चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, तो फ्रांस का कोई भी मतदाता राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। इस संबंध में कुछ बातें कही गई है कि फ्रांस में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है और उसे मताधिकार का अधिकार जो है प्राप्त है। तो 18 वर्ष जिसकी आयु हो चुकी है, तो वो जो है मत भी दे सकता है और फिर मताधिकार का प्रयोग भी कर सकता है। अब आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन कैसे होता है, कैसे वो इलेक्टेड होते हैं। तो 1958 में निर्मित 5वें गणतंत्र के संविधान की 6ठी और 7वीं धाराओं में राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है। ये जो 1958 में जो 5वें गणतंत्र में जो संविधान जो बना है, तो उस संविधान में 6ठी और 7वीं जो धारा है, एक बात यहाँ पे हम जान लें कि संविधान में सबसे ज़्यादा जो धाराएं या अनुच्छेद है वो भारत में है, और सबसे कम जो है फ्रांस में ही है। तो यहाँ पे जो 6ठी और 7वीं धारा है, उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बातें कही गई है। 1946 में वर्णित निर्वाचन पद्धति से कुछ अलग है। 1946 में भी संविधान बना था, जो कि 1958 में जो बना, तो कुछ उसमें परिवर्तन किया गया। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत केवल संसद सदस्य ही राष्ट्रपति का निर्वाचन करते थे। संसद के जो भी सदस्य होते थे वही जो है निर्वाचन करते थे, और इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अत्यंत ही संकुचित हुआ करता था। पंचम गणतंत्र के संविधान निर्माताओं का उद्देश्य राष्ट्रपति को वास्तविक रूप में राष्ट्रीय नेता बनाना था। ठीक है, वास्तविक यानी कि रियल लीडर बनाना था पंचम गणतंत्र के संविधान निर्माताओं ने, और उसके निर्वाचन को अपेक्षाकृत व्यापक रूप प्रदान किया गया। उसके निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल की जो है व्यवस्था की गई, जिसके सदस्य कौन कौन होते हैं, इसमें से जिसमें कि पहला है संसद के सदस्य, दूसरा है कि समुद्र पार के प्रदेशों के विधान मंडल, जनरल काउंसिल के सदस्य, नगर पालिका के प्रतिनिधि, ये सारे सदस्य जो है
राष्ट्रपति पद के निर्वाचक मंडल हुआ करते हैं। ठीक है। और फिर संविधान की 7वीं धारा के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव द्वितीय मतपत्र योजना यानी कि इसे कहा जाता है कि सेकेंड बैलेट सिस्टम के आधार पर होता है, जिसके अंतर्गत आवश्यक होने पर अलग अलग मतदान होते हैं। प्रथम मतदान में ही यदि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत आ जाता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, लेकिन यदि वह प्रथम मतदान में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो द्वितीय मतदान होता है, जिसमें कि प्रथम मतदान के प्रथम 2 उम्मीदवार में ही चुनाव करना पड़ता है। जैसे कि 4, 5, 6 खड़ा हुआ, ठीक है, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट और सेकेंड रैंक पर आता है वही 2 लोगों को निकाल करके अगर उसमें स्पष्ट बहुमत नहीं आता है तब द्वितीय बार में जो है फिर से चुनाव होता है और उसमें से 2 ही व्यक्ति को चुना जाता है। ठीक है, और वही 2 व्यक्ति में से जो है चुनाव करना पड़ता है। ये फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इसका चुनाव कुछ अलग तरीके से हो रहा है। आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति पद्धति में परिवर्तन कुछ किया गया है। मूल संविधान में दी गई इस निर्वाचन क्रिया के आधार पर 1958 में राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। यहाँ पर जो है 78.5% मत प्राप्त कर जनरल डी गॉल राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए। लेकिन मूल संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव हेतु जनता द्वारा परोक्ष निर्वाचन की जिस पद्धति को अपनाया गया था उसमें जनरल डी गॉल द्वारा थोड़े समय बाद ही परिवर्तन की आवश्यकता समझी गई। पहले जैसे हम लोगों के यहाँ अप्रत्यक्ष तरीका से जो है होता है, मतलब कि जैसे जनता जो है चुनाव करती है अपना प्रतिनिधि को, ठीक है, और वो प्रतिनिधि जो है पार्लियामेंट हाउस में जा कर के जो है हम लोगों की समस्या का जो है समाधान के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो है मूल संविधान में कुछ परिवर्तन किया गया तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च प्रजातांत्रिक नेता की स्थिति प्राप्त हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को भी राष्ट्रीय सभा के समान ही जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें कि उसका निर्वाचन राष्ट्र के समस्त निर्वाचकों द्वारा होना चाहिए। राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति में संशोधन हेतु जनरल डी गॉल ने अनुच्छेद 11 के अधीन प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रस्तावित संशोधन को जनमत संग्रह में जनता के समक्ष रखा और 6 नवंबर 1962 को जनता के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई। क्या किया? इसे स्वीकृति प्रदान की गई जनता के द्वारा। फिर क्या हुआ कि 1962 में जो है इस व्यवस्था के अनुसार अब पास का राष्ट्रपति फ्रांस के समस्त निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने लगा। अब भी राष्ट्रपति का निर्वाचन द्वितीय मतपत्र योजना के अनुसार ही होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन उसके पूर्व पदाधिकारी की पद अवधि के समाप्त होने से अधिक 35 दिन और कम से कम 20 दिन पूर्व होना चाहिए। यदि किसी कारण इससे राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो सीनेट का सभापति अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का कार्य करेगा और पद रिक्त होने के अधिक से अधिक 35 दिन के अंदर ही जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ क्या है कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, मतलब कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो हम लोग क्या करते हैं 6 महीने के अंदर जो है इसे भरना पड़ता है। अब आइए जानते हैं कि कार्यकाल क्या है फ्रांस के राष्ट्रपति का। ठीक है, 1958 के पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष का है। हमारे यहाँ कितना है? 5 वर्ष है। अमेरिका में कितना है? 4 वर्ष है। ब्रिटेन में कितना है? ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं रानी हुआ करती है जो कि वो आजीवन है। ठीक है, उसके पुनर्निर्वाचन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। कहाँ? फ्रांस में। लेकिन 2002 में किए गए संशोधन के अनुसार अब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया है। प्रथम राष्ट्रपति जनरल डी गॉल 2 बार इस पद पर निर्वाचित हुए हैं। 7 के चुनावों में निकोलस सरकोजी इस पद पर निर्वाचित हुए हैं। ये 2007 का ही है। अभी तो इमैनुअल जी हैं। और फिर अब जो है ये चीज़ याद रखना है कि 2002 में जो संविधान में जो संशोधन हुआ उसमें राष्ट्रपति के जो कार्यकाल है उसको 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अब है कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। ठीक है, कैसे इसे
हटाया जाता है। पंचम गणतंत्र के संविधान की 68वीं धारा में राष्ट्रपति की पदच्युति की व्यवस्था की गई है। पदच्युति होगा। इस धारा के अनुसार केवल राजद्रोह के दोष पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता था। जब राजद्रोह होता था, यानी राष्ट्र के प्रति अगर किसी भी प्रकार का अगर आप बात कही है तो इसके वजह से जो है उसे हटाने की प्रक्रिया थी। दोष आरोपण का अधिकार राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों को प्राप्त है, और यदि यह प्रस्ताव खुले मतदान में संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से पारित किया जाए तो दोष आरोपण की जांच उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, और इसमें न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। अब आइए हम जानते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्ति, कार्य और अधिकार। ठीक है, पंचम गणतंत्र में जो राष्ट्रपति को वास्तविक राष्ट्रीय नेता की स्थिति प्रदान की गई है, तो राष्ट्रपति के पद की शक्तियां और उसके कार्य बहुमुखी है, जिसका अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर हम करेंगे, और इसे हम जो है हम पढ़ाएंगे डिटेल्स में सिर्फ जानकारी के लिए, लेकिन आपको जो नोट्स लिखना है उसे हम अंडरलाइन करेंगे कि नोट्स के लिए क्या जो है हमें लिखना है जो बेहतर होगा। इतना डिटेल्स में नोट्स लिखना तो संभव नहीं है, तो हम उसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, पहला है कार्यपालिका शक्तियाँ। संविधान की भाषा की दृष्टि से चतुर्थ गणतंत्र और पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ प्रायः समान है। राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारी के रूप में, ठीक है, राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारी के रूप में वह समस्त कार्यपालिका का शक्ति का स्रोत है। ठीक है, वह समस्त अवसरों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और थल, जल और वायु सेना का भी प्रधान है। अगर आप बीए या एमए में अगर नोट्स के व्यू से अगर लिखना चाहेंगे तो फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्ति, कार्य और अधिकार के संबंध में इसे आप लिख सकते हैं। अब है कि चतुर्थ गणतंत्र में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान था, किंतु पंचम में यह कार्यपालिका का वास्तविक हो गया है। ठीक है, पहले औपचारिक था, अब क्या है, वास्तविक है। हमारे यहाँ औपचारिक राष्ट्रपति, वास्तविक प्रधानमंत्री है। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं मंत्रिमंडल के निर्माण की शक्ति संसद के हाथों में थी, लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान की धारा 8 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिमंडल के निर्माण एकमात्र राष्ट्रपति का ही अधिकार है। तो नोट्स के व्यू से आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हैं, बाकी जानकारी के लिए जो है आप पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है, और इस प्रकार मंत्रिमंडल की कार्यवाही पर उसका पूर्ण अधिकार और नियंत्रण भी होता है। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति के प्रत्येक कार्य पर प्रधानमंत्री और अन्य किसी मंत्री के प्रति हस्ताक्षर आवश्यक थे। इस उपबंध के कारण राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति प्राप्त नहीं थी, लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति के कार्यों के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का परामर्श अनिवार्य लेना होता है, अर्थात इस भाग के कार्यों के लिए संबंधित मंत्री के प्रति हस्ताक्षर अनिवार्य है। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है, बस थोड़ा थोड़ा करके जो है हमें लिखना है जो मेन पॉइंट्स है। दूसरा जो अधिकार, कार्य, शक्ति कहिए, वो विधायी शक्ति है। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है, जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से है। इसे आपको पूरा डिटेल्स में लिखना होगा, जिसमें पहला है संदेश भेजना। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति को केवल राष्ट्रीय सभा में अपना संदेश भेजने का अधिकार था, लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुसार उसे संसद के दोनों सदनों में संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त हो गया है। ठीक है, और व्यवहार के अंतर्गत राष्ट्रपति के संदेशों का कानून निर्माण पर पर्याप्त प्रभाव था। दूसरा जो है कि संसद का विशेष अधिवेशन बुलाना। ठीक है, जो कि ये भारत में भी है, अमेरिका में भी है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय सभा के बहुमत सदस्यों की प्रार्थना पर राष्ट्रपति विशेष कार्यक्रम सहित संसद का अधिवेशन आमंत्रित करेगा।
इस शब्दावली में प्रयुक्त किए गए प्रार्थना शब्द के आधार पर लीमेंट ने जो है लिखा है कि अधिवेशन आमंत्रित करना या ना करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। अधिवेशन के लिए बहुमत प्रतिनिधियों की मांग को राष्ट्रपति अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी होगा। ठीक है, अगला जो है तीसरा पॉइंट कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। ये राष्ट्रपति का अधिकार है, शक्ति है, और ये जो अधिकार है ये भारत के राष्ट्रपति को भी है कि वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के अनुसार संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उसे वह केवल 10 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान में यह अवधि 15 दिन किया, पहले 10 दिन था और फिर पंचम गणतंत्र के संविधान में इसे 15 दिन किया गया। और संविधान की धारा 10 में यह भी कहा गया कि संसद से पारित होने पर विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और 15 दिन के भीतर उसे कानून घोषित करेगा। इस अवधि में वह विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। चौथा जो पॉइंट है कि विधेयक को सीधे जनमत संग्रह के लिए भी भेज सकता है। राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति विधेयक को सीधे जनमत संग्रह के लिए भेजना है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति जनता की सहमति से अपनी इच्छा अनुसार कानून का निर्माण कर सकता है। संविधान की 11वीं धारा के अनुसार राष्ट्रपति कुछ विशेष विधेयकों को मंत्रिमंडल या संसद के दोनों सदनों के संयुक्त प्रस्ताव पर जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है और जनमत संग्रह में बहुमत द्वारा विधेयक का समर्थन किए जाने पर वह सामान्य विधि की भांति उसकी घोषणा करता है। पांचवा जो है वह है कि राष्ट्रीय सभा को वह भंग भी करता है। राष्ट्रपति की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति राष्ट्रीय सभा को भंग करना है। ये संविधान की धारा 12 के अनुसार गणतंत्र का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा संसद के दोनों सदनों के सभापतियों से परामर्श के बाद राष्ट्रीय सभा को वह भंग करता है। संविधान की भाषा से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री या दोनों सदनों के सभापतियों से केवल परामर्श लेना ही आवश्यक है, ना कि अनुमति लेना। आपको अगर एग्जाम के व्यू से अगर लिखना है तो राष्ट्रपति के जो 5वां पॉइंट में आप राष्ट्रपति के सबसे महत्वपूर्ण कारण लिखना है कि राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है और यह धारा 12 के अनुसार गणतंत्र के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दोनों सदनों के सभापतियों से परामर्श के उपरांत वह भंग कर सकता है। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेन पॉइंट में तीसरा जो पॉइंट है वो नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं, जैसे ये भारत के राष्ट्रपति को भी है, अमेरिका के राष्ट्रपति को भी है। पंचम गणतंत्र के संविधान की 13वीं धारा में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के काउंसिलरों, ग्रैंड चांसलर ऑफ द लीज ऑफ ऑनर, प्रीफेक्टो, समुद्र पार क्षेत्र में सरकार के प्रतिनिधियों, राजदूतों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। नियुक्तियां यद्यपि मंत्रिपरिषद की बैठक में की जाती है, लेकिन ये जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और कार्य संचालन पर राष्ट्रपति का नियंत्रण है, इसलिए राष्ट्रपति ने इन नियुक्तियों से संबंध में प्रभावशाली स्थिति भी रखता है, यानी इसमें ये ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, चौथी जो शक्ति है वो है वैदेशिक मामले में। जो वैदेशिक संबंधों के संचालन की शक्ति राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। हमारे यहाँ भी है, लेकिन काल्पनिक है, काल्पनिक नहीं, यानी कि ज़्यादा वास्तविक शक्ति नहीं है। ये वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। पंचम गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत वैदेशिक संबंधों के संचालन के विषय में राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब हमारे यहाँ के कोई लीडर्स अगर जाते हैं विदेशी मामले में, तो राष्ट्रपति ही देखते हैं कि इनका जो है मिलते हैं। राष्ट्रपति राजदूतों, विशेष दूतों, प्रदूतों की नियुक्तियां करता है। विदेशों से आए राजदूत भी उसी के नाम से प्रमाण पत्र लाते हैं। संधियां और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के विषय में भी उसका निर्णयकारी प्रभाव होता है। संविधान की धारा 53 के अनुसार शांति संधि, व्यापारिक संधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन संबंधी संधि, राज्य क्षेत्रों के हस्तांतरण और समर्पण आदि से संबंधित शक्तियां की स्वीकृति भी संसद के द्वारा ही होनी चाहिए। तो ये जो है चौथा जो पॉइंट है, इसको आप नोट्स के व्यू से भी आप पूरा लिख सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हम ज़्यादा नहीं दिए हैं। इसमें जो मेन पॉइंट्स है वही हम डाले हैं।
पांचवा जो है न्यायिक शक्तियां हैं। राष्ट्रपति को न केवल न्यायिक और विधायी वरन न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को प्रदान किया गया है, लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा यह अधिकार राष्ट्रपति को भी प्रदान किया गया है। धारा 5 में कहा गया है कि गणतंत्र का राष्ट्रपति यह देखेगा कि संविधान का सम्मान हो। अपने निर्वाचन के द्वारा वह सार्वजनिक शक्तियों की नियमित कार्यशीलता एवं राज्य की निरंतरता को सुनिश्चित भी करेगा, और वह यह भी देखेगा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा राज्य क्षेत्र की अखंडता बनी रहे और समुदाय के समझौते और संधियों का सम्मान हो। और नोट्स के व्यू से इतना ही काफ़ी है, इतना आप जो है संधियां सम्मान हो आप लिख सकते हैं। और अगर ज़्यादा जानकारी के लिए और हम आगे भी जानकारी ले सकते हैं कि संविधान की धारा 64 के अनुसार राष्ट्रपति न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षक भी है। राष्ट्रपति ही न्यायपालिका की उच्च परिषद संवैधानिक परिषद का सभापतित्व करता है तथा उसके सभी 9 सदस्यों की नियुक्ति भी करता है, और संवैधानिक परिषद के 1/3 सदस्यों तथा अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति द्वारा ये सभी न्यायिक शक्तियाँ उच्च न्यायिक परिषद के मंत्रणा के आधार पर ही प्रयोग में लाते हैं। छठा जो है संकटकालीन शक्तियाँ, जिसे आपातकालीन शक्तियाँ भी कहते हैं, इमरजेंसी पावर। 1958 में पंचम गणतंत्र के संविधान का निर्माण हुआ, ये याद रखना है। उस समय फ्रांस की स्थिति बहुत अधिक विकट थी, इसलिए संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है। संविधान की धारा 16 के अनुसार यदि गणतंत्र की संस्थाओं को गंभीर और तत्कालीन कारण उत्पन्न हो जाए या राष्ट्र की अखंडता, क्षेत्र की अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की क्रियान्विति खतरे में पड़ जाए तो संविधान द्वारा नियुक्त सार्वजनिक अधिकारियों के कार्य संचालन में वह बाधा पहुंचती हो तो राष्ट्रपति इन परिस्थितियों के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं। इतना नोट्स के लिए काफ़ी है। और अगर आप ज़्यादा जानकारी के लिए नॉलेज चाहते हैं तो आगे पढ़ सकते हैं कि संविधान में ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति एक संदेश द्वारा राष्ट्र को इन परिस्थितियों से परिचित भी कराएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्र के नाम संबोधन जो करते हैं, तो उस प्रकार से फ्रांस में राष्ट्रपति करते हैं। संकट काल की घोषणा के साथ ही संसद का अधिवेशन स्वतः ही प्रारंभ हो जाएगा और संकट काल में राष्ट्रीय सभा भंग नहीं होगी और न संसद की बैठक स्थगित हो सकेगी। राष्ट्रपति की कार्यवाही का एक ही उद्देश्य होगा कि यथासंभव कम से कम समय में सामान्य स्थिति स्थापित हो सके, जिससे कि जो है इसका जो है संविधान में यह धारा अत्यंत ही स्पष्ट है, ठीक है। और इसे जो है असीमित क्षेत्र भी प्रदान किया गया है, ठीक है।